हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने अभी तक आप लोगों को 7 यूनिट का अध्ययन भली भांति करा दिया है। आज आप लोगों के सिलेबस का अंतिम यानी 8वां यूनिट अध्ययन कराया जाएगा और इसके बाद आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही कहा था कि मैं आपका सिलेबस परीक्षा से पहले पूरा कराने का प्रयास करूंगा और उस प्रयास में आज मैं पहुंच चुका हूं अंतिम पड़ाव पर और आज आप लोग का सिलेबस पूरा कर दिया जाएगा। हालांकि मैंने सोचा था कि आपका ये जो 8वां यूनिट है इसको 2 पार्ट में करके पढ़ाऊंगा, लेकिन 2 पार्ट कराने से आपका और भी लेट होगा। तो मैंने देखिए इसमें पार्ट 1 लिखा हुआ है, तो पार्ट 1 इसलिए लिखा था कि इसको 2 पार्ट में कराना था, लेकिन आज मैं आप लोगों का दोनों जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 है दोनों एक साथ करा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को पढ़ने के लिए समय मिल जाएगा और आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज करके अपने एग्जाम को दीजिए और मेरे इस शिक्षा शास्त्र विषय में, अपने शिक्षा शास्त्र विषय में आप अच्छा नंबर लाइए, जिससे क्या होगा कि आपका इतना दिन से पढ़ना जो है सफल हो पाएगा। तो आज देखिए हम लोग को पढ़ना है आपके इस पेपर का यूनिट 8वां, और यूनिट 8वां देखिए किससे रिलेटेड है, जो है विभिन्न मार्गदर्शक और नियामक निकाय, जिनको कहा जाता है कि डिफरेंट गाइडिंग और रेगुलेटरी बॉडीज। इसमें हम लोग को 8-9 जो इस तरह के संस्थानों के बारे में पढ़ना है, तो उनको चलिए एक एक करके पढ़ा जाए और आज आपके सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को देखिए जो आपके प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं उनको करवा दूंगा और एक आध क्लास में मैं आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी करवा दूंगा। तो पहले सिलेबस को पूरा किया जाए। ठीक, चलिए देखते हैं। हाँ, इस तरह से देखिए हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र। और फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र का देखिए आपका जो 8वां यूनिट है वही हम लोग को आज पढ़ना है और इसका नाम देखिए क्या है, डिफरेंट गाइडिंग रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत में शिक्षा प्रणाली के विभिन्न मार्गदर्शक और नियामक निकाय। इसमें हम लोग को देखिए सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, एमएचआरडी के बारे में यानी शिक्षा मंत्रालय के बारे में। उसके बाद यूनेस्को के बारे में पढ़ना है, उसके बाद डाइट के बारे में पढ़ना है, एनआईओएस के बारे में पढ़ना है, यूजीसी के बारे में पढ़ना है, नैक के बारे में पढ़ना है, एनसीईआरटी के बारे में पढ़ना है, एनयूईपीए के बारे में पढ़ना है, एससीईआरटी के बारे में पढ़ना है, एनसीटीई के बारे में पढ़ना है, आईक्यूएसी के बारे में पढ़ना है, एआईसीटीई के बारे में पढ़ना है और उसके बाद फिर सबसे लास्ट में हम लोग को इंटरनेशनल बोर्ड, नेशनल बोर्ड, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो इस तरीके से देखिए ये आपका यूनिट काफ़ी लंबा है और ये आज की क्लास जो होगी अन्य क्लासों से थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि हम लोग को आज की क्लास में इन सबको एक साथ खत्म करना है। तो आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिए और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखिए ध्यानपूर्वक और अपने उत्तर पुस्तिका में नोटबुक में इंपॉर्टेंट बातों को नोट करते जाइए। तो चलिए शुरू किया जाए आज का आपका 8वां यूनिट। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका अभी नाम बदल के क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। तो देखिए इनके बारे में देखिए हमको बेसिक बातों को जानना है कि ये कब बनाए गए, इनके बनाने का क्या उद्देश्य है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम एमएचआरडी था, इसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यह बदलाव देखिए कब किया गया, 29 जुलाई 2020 को किया गया है, जब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। यानी जब हमारे देश की नई शिक्षा नीति मंजूर की गई उसी समय इसका नाम बदल दिया गया। और इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य क्या है कि शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, यानी इसका सबसे ज़्यादा जो फोकस हो वो शिक्षा पे हो, इसीलिए इसका नाम बदल दिया गया। इसका देखिए थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद यह मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया, यानी शुरू में यह शिक्षा मंत्रालय के रूप में ही था। और उस समय अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है अपने देश के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। इसके बाद फिर देखिए 1985 में बदलाव हुआ। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी कर दिया गया। फिर उसके बाद देखिए 2020 में बदलाव करके इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू करते समय नाम बदलकर एमएचआरडी से क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। तो इसका देखिए कार्य और उद्देश्य क्या है, तो पहला देखिए कार्य और उद्देश्य का क्या है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, यानी अपने देश की शिक्षा जो प्रणाली है उसको बेहतर बनाना, जिससे प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा शामिल है। दूसरा देखिए इसका कार्य उद्देश्य क्या है, नीतियों का निर्माण करना और कार्यान्वयन करना, यानी अपने देश में शिक्षा के लिए नई नई नीतियों को बनवाना और उसको कार्यान्वित करने के लिए भी प्रयास करना। तीसरा देखिए इसका उद्देश्य क्या है, शैक्षिक पहुंच, यानी अपने देश में सभी लोगों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना।
उसके बाद फिर देखिए वित्तीय सहायता, यानी अपने देश में सभी लोगों को जो वंचित हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन सभी लोगों को शिक्षा तक पहुंच करने के लिए उनको वित्तीय सहायता देना, जैसे विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान करना, उनको ऋण प्रदान करना, उनको सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये सब चीज़ें करना। और उसके बाद अंतिम इसका कार्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों को बढ़ाने के लिए यूनेस्को और अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। देखिए अपने देश में आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, यूनेस्को के साथ अपने देश के शिक्षा मंत्रालय का बहुत अच्छा जो है तालमेल है। तो इससे क्या होता है कि अपने देश की शिक्षा को विकसित करने में मदद मिलती है। देखिए इसके विभाग कौन कौन से हैं, तो शिक्षा मंत्रालय के देखिए 2 मुख्य विभाग हैं, जिसमें पहला है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और दूसरा है उच्च शिक्षा विभाग, यानी 2 विभाग हैं। एक विभाग जो है स्कूल शिक्षा की देखरेख करता है और दूसरा विभाग अपने देश में हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की। इसके अंतर्गत देखिए देश में स्कूल शिक्षा और साक्षरता के विकास के लिए जिम्मेदार है पहला विभाग, और दूसरा विभाग देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को संभालता है और भारतीय छात्रों के लिए विश्व स्तरीय अवसर उपलब्ध कराता है, सुनिश्चित करता है। इस समय देखिए अपने देश के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान शिक्षा मंत्री देखिए श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग यूनेस्को के, यानी इस तरह से हम लोग इनके बारे में बेसिक बातों को जानते हुए चलेंगे। अब आ जाते हैं यूनेस्को के बारे में। देखिए यूनेस्को, ये देखिए क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हिंदी में देखिए पूरा नाम क्या है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इंग्लिश में इसको देखिए क्या कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय देखिए कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर विश्व शांति, सुरक्षा स्थापित करना। यानी ये अपने देश में करता ही करता है, उसके साथ साथ पूरे दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए कार्य करता है। यह संगठन युद्धों को रोकने और शांति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए बनाया गया था। उस समय इसकी जरूरत इसी काम के लिए थी कि पूरी दुनिया में क्या किया जाए, युद्धों को रोका जाए और शांति को स्थापित किया जाए, इसी के लिए इसको बनाया गया था। भारत जो है 4 नवंबर 1946 ईस्वी में इसका सदस्य बना और यूनेस्को भारत में कई विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित करता है, यानी आज़ादी से पहले ही भारत इसका मेंबर बन चुका था। इसके देखिए प्रमुख कार्य क्या हैं कि सभी के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। दूसरा कार्य क्या है, सतत विकास के लिए विज्ञान और ज्ञान का उपयोग करना। तीसरा इसका कार्य क्या है, सांस्कृतिक विविधता और आपसी संवाद को बढ़ावा देना। और चौथा कार्य है इसका विश्व धरोहर स्थलों की पहचान करना और उनके संरक्षण में मदद करना। इसके देखिए वर्तमान महानिदेशक कौन है, आंद्रे अजोले, और इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे, जूलियन हक्सले। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अगला जो आपका टॉपिक है वो है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, डायट। देखिए इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलता है। तो ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो डायट होते हैं भारत में जिला स्तर पर सरकार के द्वारा संचालित शिक्षक शिक्षा संस्थान है, यानी टीचर्स एजुकेशन संस्थान होते हैं जहाँ पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इनकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शिक्षकों और शैक्षिक प्रशासकों को प्रशिक्षण, संसाधन और सहायता प्रदान करके प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी। यानी अपने देश में जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के टीचर हैं उनको प्रशिक्षण देकर और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में बेहतर तरीके से सुधार लाने के लिए इसको बनाया गया था। वर्तमान में अपने देश के देखिए 500 से अधिक जिलों में डायट बनाए गए हैं, और भारत में पहला जो डायट है 1988 ईस्वी में तमिलनाडु में स्थापित किया गया। यानी कि स्थापना कब से शुरू हुई, जो 1986 की शिक्षा नीति आई थी उसी के बाद से शुरुआत हुई, और सबसे पहले कहाँ पर बनाया गया, तमिलनाडु में। कब बनाया गया, 1988 में। वर्तमान में कितने हैं, 500 डायट है। डायट के देखिए प्रमुख उद्देश्य क्या है कि टीचर्स को प्रशिक्षण देना। दूसरा है देखिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करवाना, उसके लिए टीचर्स को ट्रेंड करना। शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। उसके बाद सामग्री और संसाधन को विकास करना और वो स्कूलों तक सही तरह से उपलब्ध करवाना। जिला स्तरीय सहायता प्रदान करना।
प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना और व्यवहारिक कौशल और प्रतिबद्धता को बेहतर करना। तो ये सब क्या है, इसके कार्य हैं। अब देखिए अगला आपका है टॉपिक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS। इसको देखिए शॉर्टकट में NIOS कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यानी यह प्रकार का मुक्त विद्यालय होता है जिसमें किसी भी प्रकार की पाबंदी वगैरह नहीं होती। देखिए यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है जो ओपन स्कूलिंग के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। इसकी स्थापना देखिए नवंबर 1989 ईस्वी में की गई थी। यानी देखिए इसकी भी स्थापना कब की गई, 1986 की, जब शिक्षा नीति आई थी उसके बाद। यह देखिए उन छात्रों के लिए एक विकल्प है जो किसी कारणवश नियमित स्कूल नहीं जा पाते, जैसे कि आर्थिक तंगी, भौगोलिक दूरी या अन्य व्यक्तिगत कारण। यानी ये ऐसे स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो स्टूडेंट किसी न किसी समस्या की वजह से नियमित रूप से, रेगुलर रूप से विद्यालय नहीं जा पाते, लेकिन उनका पढ़ने का मन है, पढ़ने की इच्छा है, तो उनके लिए बनाया गया था। यह CBSE और ICSE जैसे अन्य बोर्डों की तरह ही एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय बोर्ड है। जैसे CBSE और ICSE राष्ट्रीय बोर्ड हैं, उसी प्रकार से यह भी एक राष्ट्रीय बोर्ड है और इसको भारत सरकार का मान्यता प्राप्त एक स्वायत्त संगठन के रूप में है। देखिए NIOS के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र जो है सरकारी नौकरियों, कॉलेज में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मान्य होते हैं। यानी इनके सर्टिफिकेट्स की मान्यता हर जगह होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। आप देखिए इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो यह देखिए दूरस्थ और लचीली शिक्षा प्रदान करता है। इसका मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार के रेगुलर क्लास करने की जरूरत नहीं होती है और इसमें जो बच्चे हैं वो अपने घर पर रहकर किसी रोजगार को करके या शारीरिक रूप से अगर विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, तो उनको भी परीक्षा केवल देने जाना होता है और बाकी चीज़ों को अपने घर से ही करना होता है। उसके बाद फिर देखिए इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि यह राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है, यानी यह नेशनल लेवल का बोर्ड है, ये पूरे भारत के बच्चों के लिए उपलब्ध होता है। देखिए यह CBSE और ICSE के समान ही एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है और इसके प्रमाण पत्र को सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा मान्यता प्राप्त। इसमें देखिए विविध प्रकार के पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। यह देखिए माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक, व्यावसायिक और जीवन उन्मुख पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यानी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कोर्स और जीवन उन्मुख यानी लाइफ ओरिएंटेड कोर्सों को भी यह प्रदान करता है और पढ़ाता है। ठीक, इसकी देखिए पात्रता क्या है, तो इसमें देखिए नामांकन के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है, हालांकि न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष है। यानी इसमें मैक्सिमम एज का कोई फाउंडेशन नहीं है, लेकिन जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 14 वर्ष होनी चाहिए, यानी हाई स्कूल के लिए यह होता है। इसका देखिए नेटवर्क जो है बहुत व्यापक है। यह 23 क्षेत्रीय केंद्र और 7400 से अधिक अध्ययन केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। यानी इसमें अपने देश के 23 स्थानों पर क्षेत्रीय केंद्र हैं, रीजनल सेंटर हैं और 7400 से ज़्यादा जो है स्टडी सेंटर बनाए गए हैं। इसकी परीक्षा देखिए, इसकी परीक्षा साल में 2 बार होती है, जिसमें देखिए अप्रैल, मई और अक्टूबर, नवंबर। इसके अलावा देखिए यह ऑन डिमांड परीक्षा की सुविधा भी उपलब्ध कराता है, जहां पर छात्र अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा दे सके। यानी यहाँ पर बोर्ड की परीक्षा जो है साल में 2 बार होती है, अप्रैल मई में और अक्टूबर नवंबर। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन परीक्षाओं को देने के लिए नहीं जा सकते हैं, तो उनकी परीक्षा ऑन डिमांड उनके द्वारा चयनित स्थान पर की जा सकती है। यानी वो जहाँ पर अपना सेंटर लेना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में लेना चाहते हैं, जिस स्कूल कॉलेज में, वहाँ पर लेकर इसका एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए नियमित शिक्षा का विकल्प होता है इसमें, यानी जो छात्र स्कूल नहीं जा सकते उन्हें NIOS के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरा करने का एक शानदार अवसर मिलता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं अपने देश में जो सामान्य बच्चों की तरह कॉलेज विद्यालय नहीं जा पाते हैं, तो उनको ये सुविधा प्रदान करता है। अब देखिए हमारा अगला टर्म है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है और शॉर्टकट में इसको UGC कहा जाता है। ये देखिए अपने देश में उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है, यह भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मान्यता देने, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या है, एक सांविधिक निकाय, यानी ये जो है कानूनी संस्थान है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय करना, उनका निर्धारण करना और रख रखाव करना होता है। यानी आप लोग जो जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वो कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर में होगा, तो उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज को मान्यता प्रदान करना, उसको फाइनेंशियल सुविधा प्रदान करना, इसी आयोग का काम है। बिना इसके मान्यता के कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती। देखिए UGC का जो आदर्श वाक्य है आप लोग देखेंगे तो ज्ञान विज्ञान विमुक्तये है। यानी UGC का जब आप लोग लोगो देखेंगे तो उसमें इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा।
देखिए इसका अर्थ क्या होता है कि ज्ञान मुक्त करता है, यानी ये लोग कह रहे हैं, इनका कहना है कि ज्ञान क्या करता है, हमें मुक्त करता है, हमारे जटिलताओं से, हमारी कुरीतियों से, हमारी जो है अंधकार से, हमारे अज्ञानता से, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, ये दूर करता है। देखिए इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि इसकी सिफारिश सबसे पहले देखिए 1948 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने की। यानी इसकी स्थापना की बात कब की गई थी, तो 1948 ईस्वी में, जब अपने देश की आज़ादी के बाद पहली बार विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उन्हीं की अनुशंसा के आधार पर इसको स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना देखिए कब हुई और इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसकी स्थापना देखिए जो है 1953 में हुई थी। 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका उद्घाटन किया, और 1956 ईस्वी में यूजीसी अधिनियम के तहत यह एक सांविधिक निकाय बना, यानी संसद के कानून के द्वारा इसको सांविधिक बनाया गया। मंत्रालय में देखिए यह भारत सरकार के उच्च शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि भारत का जो शिक्षा मंत्रालय दो भागों में काम करता है, एक स्कूल शिक्षा मंत्रालय और उच्च शिक्षा मंत्रालय। तो ये उसी उच्च शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय देखिए कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो है पुणे में, भोपाल में, कोलकाता में, हैदराबाद में, गुवाहाटी में और बेंगलुरु में। यानी इस तरह से इसके देखिए 6 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं पूरे भारत में। इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सदस्य किस प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और भारत सरकार के द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। यानी टोटल मिलाकर इसमें 12 लोग इसका कार्य संभालते हैं। अब नेतृत्व के बारे में देख लीजिए, तो सबसे पहले अध्यक्ष इसके कौन थे, तो प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर थे। यही यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे। इसके बाद देखिए इसके वर्तमान अध्यक्ष इसमें जो हैं डॉक्टर विनीत जोशी हैं, जिन्होंने 11 अप्रैल 2025 को इसके अतिरिक्त प्रभार को संभाला। यानी इसके जो अध्यक्ष थे वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनके बाद इन्होंने ही इसका पदभार संभाला है। ठीक, इसका देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है, मानकों का निर्धारण करना, यानी विश्वविद्यालय में शिक्षण, अनुसंधान और सीखने के मानकों को स्थापित करके और उसको बनाए रखना, ये पहला उद्देश्य और कार्य है। दूसरा देखिए कार्य क्या है, मान्यता प्रदान करना, यानी यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को भारत में डिग्री प्रदान करने के लिए यूजीसी से मान्यता प्राप्त है कि। ठीक, इसके बाद फिर देखिए अगला कार्य इसका क्या है, वित्तीय सहायता देना, यानी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला काम क्या है, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा, नेट की परीक्षा को आयोजित कराना। नेट की परीक्षा किस लिए होती है कि अपने देश में जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं वहाँ पर सहायक जो प्रोफेसर होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए इस परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। इसके बाद इसका अगला काम है सलाह देना, यानी यह केंद्र और राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सलाह भी देता है। इसके बाद फिर देखिए इसका अगला कार्य क्या है, शोध को बढ़ावा देना, यानी अपने देश में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसने विभिन्न प्रकार की पहलों को किया है। इसके बाद फिर देखिए अवैध संस्थानों पर कार्रवाई करना, जैसे अपने देश में बहुत से ऐसे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं जो गलत तरीके से चल रहे हैं, जो है इलीगल है, तो उन पर कार्रवाई करता है, या बिना मान्यता के चल रहे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की जांच करता है और उन पर कार्रवाई करता है, उन पर बैन लगाता है। और अगला इसका उद्देश्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व के शैक्षिक संस्थानों के साथ शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक, अब देखिए अगला टर्म आपका है नैक के बारे में। इसको देखिए हिंदी में क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, शॉर्टकट में इसको नैक कहा जाता है। इंग्लिश में देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो ये देखिए ये जो संस्थान बनाया गया ये यूजीसी के द्वारा ही बनाया गया। तो देखिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद जो नैक है, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करने वाली एक स्वायत्त संस्था, यानी ये अपने देश में जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनका मूल्यांकन करती है, उनका प्रत्यायन करती है। इसका उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है और उसमें सुधार लाना, यानी अपने देश के जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं वहाँ पर जाकर उनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है कि वहाँ पर किस स्तर की पढ़ाई होती है, किस तरीके का रिसर्च होता है, यहाँ की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो किस प्रकार का है, बच्चों को किस तरीके की शिक्षा दी जाती है, सारी चीज़ों का ये जाकर वहाँ पर मूल्यांकन करता है। अब देखिए इसके बारे में कुछ मुख्य जानकारियाँ हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे इसकी स्थापना देखिए कब हुई, 1994 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई, तो यूजीसी के द्वारा की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। इसका उद्देश्य क्या है, आत्म मूल्यांकन और बाह्य गुणवत्ता मूल्यांकन के संयोजन से
उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को परिभाषित करने वाला यह तत्व बनाता है। नैक की मूल्यांकन प्रक्रिया देखिए किस प्रकार की है। तो नैक संस्था के गुणवत्ता की स्थिति को समझने के लिए कई मापदंडों के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन, यानी इसके द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है उसके कई मापदंड बनाए गए हैं और उन्हीं मापदंडों के आधार पर उनका मूल्यांकन करता है। तो इस प्रक्रिया में देखिए निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। पहला चरण क्या होता है कि आत्म अध्ययन रिपोर्ट तैयार करता है। जैसे देखिए जो संस्थान होते हैं वो अपनी जानकारी और रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करते हैं, सबसे पहला प्रक्रिया ये होता है। उसके बाद फिर देखिए डाटा का सत्यापन और जांच होता है, यानी नैक जमा किए गए डाटा का सत्यापन करता है और जांच करता है। ठीक, फिर उसके बाद छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण होता है, यानी नैक छात्रों की संतुष्टि जानने के लिए एक सर्वेक्षण करता है और उस विश्वविद्यालय या कॉलेज में जाकर बच्चों से जो है सर्वे कराया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ की जो पीयर टीम है वो दौरा करती है, विशेषज्ञों की एक टीम संस्थान का दौरा करती है। उसके बाद फिर संस्थान को ग्रेडिंग दी जाती है, यानी मूल्यांकन के आधार पर संस्थान को ग्रेड प्रदान किया जाता है। तो इसकी देखिए जो ग्रेडिंग प्रणाली है वो किस प्रकार की है। तो नैक संस्थानों को उनके प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न प्रकार के ग्रेड प्रदान करता है। यह ग्रेड जो देखिए CGPA यानी संचयी ग्रेड पॉइंट औसत पर आधारित होते हैं। ठीक, देखिए इस तरह के ग्रेड होते हैं। ये A++ ग्रेड उस संस्थान को देता है जिसका मतलब क्या होता है कि जिसका CGPA 3.5 से लेकर 4.00 तक होता है, उसको A++ ग्रेड देता है। जिसका देखिए A+ होता है ग्रेड, उसका CGPA देखिए 3.26 से लेकर 3.50 तक होता है। जिसको A ग्रेड दिया जाता है उसका CGPA देखिए 3.01 से लेकर 3.25 होता है। जिसको B++ ग्रेड दिया जाता है उसका CGPA देखिए 2.76 से लेकर 3.00 होता है। जिसको B+ ग्रेडिंग दी जाती है उसका 2.51 से लेकर 2.75 जो है CGPA होता है। जिसकी ग्रेडिंग B होती है उसका देखिए 2.01 से लेकर 2.50 CGPA होता है। जिसकी ग्रेडिंग C होती है उसका 1.51 से लेकर 2.00 CGPA होता है। और जिसकी ग्रेडिंग B होती है उसका CGPA देखिए 1.50 या उससे कम होता है, तो इसको मान्यता प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके के संस्थानों की ग्रेडिंग इसके द्वारा की जाती है। अब देखिए जो संस्थानों का प्रत्यायन होता है इसका क्या लाभ है, क्यों कराया जाता है इस तरीके से। तो देखिए इसका लाभ का क्या, पहला देखिए क्या होता है कि उस संस्थान की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है, यानी संस्थान को अपनी शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों को समझने में मदद मिलती है। यानी जब प्रत्यायन करवा दिया जाएगा तो उस संस्थान को पता चल जाता है कि उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत हैं, उनके यहाँ क्या कमजोरियां हैं, किस प्रकार के अवसर हैं, ये सारी चीज़ों को वहाँ पता चलता है। उसके बाद फिर देखिए इसके बाद संसाधन का आवंटन होता है, यानी आंतरिक क्षेत्र की पहचान करने में मदद करता है जहां योजना और संसाधन आवंटन की आवश्यकता है, यानी इससे पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में संसाधन की जरूरत है और कहां पर धन की या आवंटन की जरूरत है। इसके बाद फिर देखिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जो विभिन्न प्रकार की फंडिंग एजेंसियां हैं वो प्रदर्शन आधारित फंडिंग के लिए नैक के डाटा पर भरोसा करते हैं, यानी जब फंड इकट्ठा किया जाता है तो नैक का जो डाटा होता है उसी को देखा जाता है, उसी के हिसाब से उस विद्यालय या विश्वविद्यालय के ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं। देखिए बेहतर पहचान होती है, संस्थान को एक नई दिशा और पहचान मिलती है। आधुनिक अध्यापन को बढ़ावा मिलता है, संस्थानों को आधुनिक और अभिनव शिक्षण पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है ये। तो छात्रों के देखिए इससे क्या लाभ होता है, तो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों का चयन करने में मदद मिलती है। यह नैक द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने वाले जो छात्र होते हैं उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर, यानी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नैक के द्वारा ग्रेडिंग प्राप्त कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से पढ़ता है तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसको लोग सम्मान देते हैं और उसको रोजगार जहाँ मिलने का होता है वहाँ उसको अच्छे तरीके से लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसको भरोसा करते हैं उसके रिजल्ट पर, मार्कशीट पर। अब देखिए अगला आपका है NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको शॉर्टकट में NCERT कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी, यह भी देखिए भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया गया था। NCERT का जो मुख्य कार्य है वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को विकसित करना, शैक्षिक अनुसंधान करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है, ताकि पूरे देश में एक समान और बेहतर शैक्षिक प्रणाली प्रदान की जाए। यानी इसका देखिए महत्वपूर्ण काम क्या है कि अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम को विकसित करना, पाठ्य पुस्तकों को विकसित करना और शिक्षा के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान करवाना और टीचर्स को प्रशिक्षण देना, ताकि अपने देश की जो शिक्षा प्रणाली है
एक तरह की एक बराबर हो जाए और सबको बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान की जा सके। इसको देखिए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का भी दर्जा मिल चुका है। सितंबर 2023 में एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा सरकार के द्वारा दिया गया है। इसका देखिए संगठन और मुख्यालय देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके क्षेत्रीय केंद्र देखिए कहाँ कहाँ हैं, अजमेर में, बेंगलोर में, भोपाल में और शिलांग में। यानी इस तरह से इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र हैं पूरे भारत में। इसका देखिए मुख्य कार्य और उद्देश्य भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला मुख्य कार्य उद्देश्य क्या है इसका, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को विकसित करना। ये देखिए कौन सी पाठ्य पुस्तकें करता है, किस प्रकार की करता है। तो इसकी किताबें देखिए सरल भाषा में होती हैं और पूरे देश में कई बोर्डों द्वारा इसको उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए सीबीएसई, जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं, नीट की परीक्षाओं, यूपीएससी की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, और जैन इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग देखते होंगे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी या जो है स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो एनसीईआरटी की किताबों को ज़्यादा पढ़ते हैं, उन्हीं को ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि इन परीक्षाओं में इन्हीं किताबों से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसकी किताबें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसके बाद फिर देखिए शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देता है। यह शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न शोध और नवाचारों को बढ़ाता है। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कार्य करता है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि वे बेहतर शिक्षण विधियों को अपना सकें। शैक्षिक सामग्री के लिए कार्य करता है। पाठ्य पुस्तकों के अलावा डिजिटल सामग्री और शैक्षिक किट भी उपलब्ध कराता है। यानी विभिन्न प्रकार की इसकी जैसे डिजिटल सामग्री भी है, वेबसाइट पर आप इसको सर्च कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ये उपलब्ध कराता है। इसके बाद देखिए समानता और एकता के लिए भी कार्य करता है। पूरे देश में सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक प्रणाली में समानता और एकता को बढ़ावा देना भी इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका टॉपिक है, अगला संस्थान देखिए क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, NUEPA, यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखिए क्या है, यह भी भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक प्रमुख संगठन है। यह शिक्षा मंत्रालय यानी पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो शैक्षिक योजना, प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान, क्षमता विकास और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी यह भी अपने देश में शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है जो किसके अंतर्गत काम करता है, भारत के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। देखिए इसके मुख्य बिंदु क्या है, इसकी स्थापना देखिए, इसकी शुरुआत जो है 1962 ईस्वी में यूनेस्को के एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में हुई थी। यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी, यूनेस्को के एक क्षेत्रीय केंद्र यानी रीजनल सेंटर के रूप में हुई थी। बाद में भारत सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। देखिए 1965 ईस्वी में एशियाई शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान बनने के बाद 1973 ईस्वी में भारत सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया और इसका नाम नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल ट्रेनर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर रखा। बाद में फिर इसके नाम में परिवर्तन किया गया और 1979 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान NIEPA कर दिया गया। ठीक, इसको देखिए 2006 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। देखिए मानव विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। इसका नाम बदलकर बाद में फिर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में इसका नाम यानी UEPA है, वो कर दिया गया। इसकी वर्तमान स्थिति देखिए 2017 में इसे फिर से संस्थान का दर्जा दिया गया और इसका नाम वापस NIPA हो गया। इसका कार्य देखिए क्या है, यह भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए कार्य करता है। वित्त पोषण का कार्य है, यह भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषण, यानी इसका पूरे पैसे का खर्च, पूरे सारी जिम्मेदारियां भारत सरकार देखती है। इसकी देखिए संरचना और विभाग देख लेते हैं। NUEPA में कई विभाग हैं जो शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर काम करते हैं, जैसे शैक्षिक योजना विभाग, शैक्षिक वित्त विभाग, तीसरा है शैक्षिक प्रबंधन और वित्त नीति विभाग, चौथा है उच्च शिक्षा में नीति अनुसंधान केंद्र और अगला है राष्ट्रीय स्कूल नेटवर्क केंद्र। इसके बाद फिर देखिए इसका प्रमुख कार्य क्या है। इसका प्रमुख कार्य है प्रशिक्षण देना, यानी शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्न स्तर के पेशेवरों को लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। दूसरा इसका कार्य क्या है, देखिए अनुसंधान, यानी शिक्षा के आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं पर अनुसंधान करना। इसके बाद फिर देखिए नीति निर्माण करना, यानी शैक्षिक नीति में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सहायता देना। क्षमता विकास के लिए काम करना, यानी शैक्षिक योजना और प्रबंधन में क्षमता निर्माण और अनुसंधान को करना। डेटाबेस का प्रबंधन करना, यानी शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन पर एक मजबूत डेटाबेस बनाना जिसमें स्कूल मूल्यांकन डैशबोर्ड जैसे पोर्टल शामिल है।
और अंतिम इसका कार्य उद्देश्य क्या है, परामर्श और प्रसार करना, यानी शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर सलाह देना और ज्ञान का प्रसार करना। ठीक है, अब फिर देखिए आपका अगला टॉपिक है SCERT, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक, देखिए SCERT जो है इसका पूरा नाम क्या है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यानी यह प्रत्येक राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने वाली एक संस्था। जैसे NCERT जो है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, उसी प्रकार SCERT जो है राज्य स्तर पर कार्य करती है। देखिए इसका मुख्य कार्य जो है राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम विकसित करना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और राज्य सरकार को शिक्षा नीति निर्धारण में सलाह देना। यह एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रीय स्तर की संस्था NCERT की समकक्ष है, लेकिन यह राज्य स्तरीय शिक्षा पर केंद्रित, यानी यह NCERT के ही समकक्ष है, लेकिन NCERT नेशनल लेवल की है और यह राज्य स्तर की यानी स्टेट लेवल की। ठीक, इसका देखिए मुख्य कार्य क्या है, तो इसका भी मुख्य कार्य क्या है, NCERT की तरफ पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का विकास करना, यानी राज्य के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को, कार्य पुस्तिकाओं और अन्य शिक्षण सामग्री का विकास करके उसका समीक्षा करना। दूसरा देखिए इसका काम क्या है, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाना, यानी सेवारत या सेवा पूर्व शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी जो टीचर सेवा में हैं या सेवा में अभी आने वाले हैं तो दोनों लोगों को ये ट्रेनिंग देता है। शैक्षिक अनुसंधान करवाता है, शिक्षा की समस्याओं पर शोध करवाता है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नवाचारों को बढ़ावा देता है, नीति निर्माण में सहायता करता है, यानी राज्य सरकार को शिक्षा की नीतियों बनाने में, कार्यक्रमों को तैयार करने में और लागू करने में यह क्या करता है, उनको सलाह प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए विभिन्न प्रकार की प्रसार सेवाओं को आयोजित कराता है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे डाइट को अकादमिक निर्देशन और सहायता प्रदान करता है, जो विभिन्न प्रकार के डाइट होते हैं जिलों में उनको क्या देता है, निर्देशन देता है और उनको सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए तकनीकी एकीकरण का भी कार्य करता है, शिक्षा में तकनीकी एकीकरण को बढ़ावा देना और शिक्षकों और छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने का भी कार्य करता है। तकनीकी के उपयोग से विभिन्न प्रकार के जो IT से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है इसके द्वारा। ठीक, अब देखिए अगला आपका टॉपिक है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, NCTE, और इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। यह देखिए क्या काम करता है, तो NCTE देखिए भारत में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है। यह भी एक कानूनी संस्थान है जो भारत में शिक्षक शिक्षा को विनियमित और विकसित करता है, यानी टीचर्स एजुकेशन को यह विनियमित करता है और उसको जो है नियंत्रित करता है, इसका काम है ये। इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी, इसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में शिक्षक शिक्षा के लिए मानकों का निर्धारण करना, समन्वय करना और विनियमन करना है। यानी यह टीचर्स एजुकेशन किस तरीके से अपने देश में दिया जाना चाहिए, उसका कैसे विनियमन किया जाना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से तरीके होने चाहिए, कौन कौन से परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए, उनको ट्रेनिंग किस तरीके की दी जानी चाहिए, कौन से सिलेबस पढ़ाए जाने चाहिए, ये सारा चीज़ों को कौन देखता है, जो है NCTE। ठीक, देखिए ये शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम जैसे कि BEd, MAd, DLEd आदि के लिए क्या करता है, संस्थानों को मान्यता देता है। यानी जो ऐसे संस्थान हैं जो शिक्षक शिक्षा से संबंधित, जैसे BEd का कोर्स कराने वाले, MAd का कोर्स कराने वाले, DLEd का कोर्स कराने वाले, तो ऐसे संस्थानों को मान्यता इसी के द्वारा मिलती है। अब देखिए इसका संरचना और संचालन कैसे होता है, तो इसके लिए देखिए इसकी स्थापना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय देखिए कहाँ पर है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी क्षेत्रीय समितियां हैं, इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां जो देश के विभिन्न भागों में शिक्षा के विकास की देखरेख के लिए कार्य करती है। इसका भी देखिए मुख्य उद्देश्य और कार्य क्या है, तो पहला इसका उद्देश्य क्या है, मानक निर्धारण करना, यानी अपने देश में शिक्षक शिक्षा के लिए जो कुछ भी गुणवत्ता या मानक हैं या मानदंड हैं उसको निर्धारित करना और उन शिक्षक संस्थानों को जो है पालन करने के लिए कहना। इसके बाद देखिए कोर्स की मान्यता देना, यानी BEd, MAd, DLEd और BPEd जैसे जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसके लिए संस्थानों को मान्यता देना और उनको प्रमाण प्रदान करना। इसके बाद फिर देखिए प्रशिक्षण और विकास करना, यह भविष्य के शिक्षकों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और पाठ्यक्रमों के विकास में मदद करता है। फिर इसका देखिए अगला काम क्या है, परामर्श, यानी यह केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षक शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के मामलों पर सलाह देता है और उनको मार्गदर्शन प्रदान करता है।
इसके अलावा देखिए निगरानी भी करता है, यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा की जरूरतों को पूरा कर सके। यानी यह बताता है कि अपने देश की जो शिक्षक शिक्षा प्रणाली है, टीचर्स एजुकेशन है, वो अपने देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी जरूरतों को पूरा कर सके। अभी देखते हैं आप लोग कि जो टेट सीटेट का एग्जाम कराया जाता है टीचर्स बनने के पहले, तो उसके क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, ये सब कौन निर्धारित करता है? एनसीटीई करता है। ठीक, अब देखिए अगला है आपका आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है शॉर्टकट में IQAC, और इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, यह राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी NAAC के द्वारा सुझाया गया एक महत्वपूर्ण निकाय है जो शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण, सीखने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता को लगातार बेहतर करने के लिए काम करती है। इसकी शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत 2006 में हुई है। ठीक है, इस संस्थान का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसी भी संस्थान में गुणवत्ता सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देना, विभिन्न गुणवत्ता गतिविधियों की योजना बनाना, उनका कार्यान्वयन करना और निगरानी करना। तो इस तरीके के कार्यों के लिए इसको बनाया गया था। इसकी संरचना देखिए क्या है, आमतौर पर IQAC का गठन देखिए किस तरीके से होता है। तो इसमें देखिए कौन कौन से लोग, इसमें एक अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष कौन सा होता है? उस संस्थान का प्रमुख होता है। यानी किसी संस्थान का जो प्रमुख होगा, चाहे वो प्राचार्य हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे मैनेजर हो। देखिए संस्थान का प्रमुख, जैसे कॉलेज का प्राचार्य। इसमें समन्वयक कौन होता है? तो गुणवत्ता संबंधी मामलों का अनुभवी व्यक्ति जो सक्षम वरिष्ठ शिक्षक हो, वो इसमें क्या होता है? समन्वयक होता है, कोऑर्डिनेटर होता है। इसके बाद फिर इसमें सदस्य होते हैं। तो इसमें विभिन्न इकाइयों के प्रमुख, कुछ शिक्षक, प्रबंधन के प्रतिनिधि, छात्र, पूर्व छात्र और कुछ बाहरी विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यानी इतने लोगों को मिलाकर ये अपना कार्य करता है। देखिए IQAC के मुख्य कार्य और उद्देश्य। तो पहला इसका मुख्य कार्य क्या है? गुणवत्ता का संवर्धन करना। यानी किसी भी संस्थान के शैक्षणिक और प्रशासनिक परिवर्तन में सुधार करने के लिए निरंतर, सचेत और योजनाबद्ध कार्रवाई हेतु एक प्रणाली विकसित करना। दूसरा इसका कार्य देखिए क्या है? गुणवत्ता संस्कृति को बढ़ावा देना। यानी किसी भी संस्थान में गुणवत्ता की संस्कृति को बढ़ावा देना और अच्छी प्रथाओं को वहां पर अपनाना, आंतरिक बनाना। ठीक, उसके बाद फिर देखिए समग्र विकास कराना, यह सुनिश्चित करना कि संस्थान के लक्ष्य जैसे कि शैक्षणिक उत्कृष्टता और समग्र विकास उसको प्राप्त हो। मूल्यांकन और समीक्षा कराना, यानी शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन की गुणवत्ता मानकों के कार्यान्वयन की देखरेख करना। अगला काम क्या है इसका? प्रभावी कार्य प्रणाली, यानी संस्थान के प्रभावी कामकाज के लिए उपाय स्थापित करना, उसमें गुणवत्ता का संवर्धन करना, नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करना। नवाचार और अनुसंधान के लिए भी कार्य करता है, यानी शिक्षा और अनुसंधान में मूल्यों और नैतिकता को बढ़ावा देना और अनुसंधान की संस्कृति को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा देखिए प्रत्यायन और रैंकिंग भी प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यायन और रैंकिंग के लिए संस्थान को तैयार करता है। और अंतिम काम क्या है इसका? कि डाटा का संग्रह करना और उसका विश्लेषण करना, यानी संस्थागत कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर डेटा और जानकारी एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना, ताकि निर्णय लेने में मदद मिल सके। यानी इतने सारे कार्यों के लिए किसी भी संस्थान में IQAC का गठन किया जाता है। ठीक, अब देखिए आपका अगला टॉपिक है AICTE, यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसको शॉर्टकट में AICTE कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यानी ये अपने देश में तकनीकी शिक्षा से संबंधित जो है प्रमुख संस्थान है। देखिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय और राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च सलाहकार संस्था। देखिए तकनीकी के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सलाहकार संस्था ये है। और जो अभी मैंने बताया कि सामान्य रूप से जो उच्च शिक्षा है उसका सबसे सर्वोच्च सलाहकार कौन है? UGC। तो ये देखिए एक कानूनी संस्थान है। इसकी स्थापना नवंबर 1945 ईस्वी में देश में तकनीकी शिक्षा के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। यानी अपने देश में आज़ादी से पूर्व अंग्रेजों के द्वारा इसको बनाया गया था। अब किस लिए बनाया गया था? अपने देश में तकनीकी शिक्षा को बेहतर करने के लिए। 1987 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसे वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। यानी 1987 ईस्वी में इसको अब कानूनी दर्जा दे दिया गया अपने देश की संसद के द्वारा। इससे इसको पूरे देश में तकनीकी शिक्षा को विनियमित करने का अधिकार मिल गया। इसका देखिए मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता में, चेन्नई में, कानपुर में, मुंबई में, चंडीगढ़ में, भोपाल में, बेंगलुरु में और हैदराबाद में स्थित है। अब इसके भी देखिए प्रमुख कार्य देख लेते हैं।
कि इसका क्या क्या कार्य है। तो पहला इसका कार्य क्या है कि तकनीकी शिक्षा का नियोजन करना, यानी अपने देश में जो तकनीकी शिक्षा है जैसे इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, फार्मेसी, प्रबंधन और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में जो शिक्षा की योजना है उसको बनाना और उसके विकास को सुनिश्चित करना। दूसरा देखिए कार्य क्या है कि इन तकनीकी शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता को सुधार करना। तकनीकी शिक्षा की देखिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह नीतियां बनाता है और शैक्षणिक मानकों को बनाए रखता है, यानी तकनीकी शिक्षा संस्थान में जो शिक्षा मिले वो गुणवत्तापूर्ण हो और बेहतर हो। मानकों का रखरखाव भी करता है, यानी यह मानदंडों, मानकों और दिशा निर्देशों को स्थापित और बनाए रखता है और उनका पालन सुनिश्चित करता है। ठीक, अब देखिए अगला काम क्या है इसका, मान्यता और निगरानी करना, यानी संस्थानों को मान्यता देता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे गुणवत्ता के मानकों को पूरा करते हैं कि नहीं, यानी ऐसे संस्थान जो गुणवत्ता का पालन नहीं करेंगे, मानकों को नहीं मानेंगे तो उनको वो रोक सकता है, उनके ऊपर बैन लगा सकता है। इसके अलावा देखिए फंडिंग और पहल भी करता है, यानी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में धन आवंटित करता है और विभिन्न पहलों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देता है। जैसे कि देखिए PMKY योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए भी यह कार्य करता है और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य करता है। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो देखिए इसके अंतर्गत आता है इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर आयोजना, प्रबंधन, फार्मेसी, कला और शिल्प। तो इसकी देखिए कुछ विशेष योजनाएं हैं, वो देखिए कौन कौन सी हैं। तो विशेष योजनाएं देखिए AICT जो है कमजोर वर्ग के छात्रों और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को भी चलाता है। जैसे इसकी एक प्रसिद्ध योजना है प्रगति योजना, ये देखिए छात्राओं के लिए है। दूसरा योजना ये चलाता है देखिए सक्षम छात्रवृत्ति, यह दिव्यांग छात्रों के लिए चलाता है। एक इसकी योजना है प्रेरणा योजना, यह देखिए SC और ST छात्रों के लिए है। और एक समृद्धि योजना है, यह ST और ST छात्रों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए बनाई गई। ठीक है, तो इस तरह की इसकी प्रमुख योजनाएं हैं। अब देखिए आपका जो टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय बोर्ड और CBSE और राज्य बोर्ड है, यानी ये आपके यूनिट का अंतिम टॉपिक था जो विभिन्न प्रकार के बोर्ड से रिलेटेड था। तो इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं, इंटरनेशनल बोर्ड के बारे में। तो देखिए भारत में शिक्षा के मुख्य बोर्ड हैं अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड, राष्ट्रीय बोर्ड जैसे CBSE, CISE और राज्य बोर्ड। इन सभी के अपने पाठ्यक्रम होते हैं, इनकी शिक्षण पद्धति होती है और परीक्षाएं होती हैं जो छात्रों के भविष्य और आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग विकल्प प्रदान, यानी सबका अपना अपना पाठ्यक्रम है, शिक्षण पद्धति है और ये अलग अलग परीक्षा प्रणाली है। और इन सब चीज़ों को बनाने का मकसद क्या है कि छात्रों को बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान की जाए और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, उनके लिए बेहतर विकल्प मिले। तो देखिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड जो है ये देखिए इंटरनेशनल बैकलॉरियट जिसको IB कहा जाता है और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन CIE के आधार पर वैश्विक स्तर के पाठ्यक्रम का पालन करते हैं, यानी ये पूरी तरह से इंटरनेशनल तरीकों को अपनाते हैं और उन्हीं के आधार पर चलते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड जैसे IB जिसको अभी इंटरनेशनल बैकलॉरियट किया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, यानी इस प्रकार के संस्थान जो होते हैं, ये जो बोर्ड होते हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में, यानी इस तरह के जो संस्थान होते हैं तो उनको मान्यता प्राप्त होती है IB से और IB का मुख्यालय कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। यह संस्थान देखिए क्या करते हैं, आलोचनात्मक सोच, वैश्विक जागरूकता और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि आप विदेश में शिक्षा चाहते हैं तो यह एक लोकप्रिय विकल्प है, यदि कोई स्टूडेंट विदेश में पढ़ना चाहता है तो इसी प्रकार के बोर्ड से वो पढ़ के विदेश में भी पढ़ाई कर सकता है। देखिए ये बोर्ड महंगे हो सकते हैं और भारत में सभी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते। देखिए एक प्रकार के इंटरनेशनल बोर्ड होते हैं तो इसलिए काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो सभी स्टूडेंट के लिए ये उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसका देखिए पाठ्यक्रम क्या होता है, तो इसका पाठ्यक्रम अधिक व्यापक, रिसर्च आधारित और समग्र विकास पर केंद्रित होता है। शिक्षण विधि देखिए इसमें किस प्रकार की होती है, तो इसमें रट कर याद करने के बजाय आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, कौशल और छात्रों की स्वतंत्रता पर जोर दिया, यानी यहाँ पर रटन शिक्षा को जो महत्व नहीं दिया जाता है बल्कि यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और छात्रों की इंडिपेंडेंसी पर ध्यान दिया जाता है। ठीक, अब देखिए मान्यता क्या है, तो इनकी डिग्री को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है जो विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए फायदेमंद होती है। अगर कोई स्टूडेंट विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है और उसने अपनी स्कूलिंग जो है इस प्रकार के बोर्ड से की है तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है।
भाषा देखिए क्या होता है कि यह बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देता है, जहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं सिखाई जाती हैं, यहाँ पर कई भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान। अब हम लोग आते हैं देखिए नेशनल बोर्ड पर, राष्ट्रीय बोर्ड। तो राष्ट्रीय बोर्ड देखिए भारत में दो प्रमुख हैं, जिसमें सबसे प्रमुख क्या है, सीबीएसई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। सीबीएसई देखिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक राष्ट्रीय बोर्ड है, जो पूरे देश और कुछ विदेशी स्कूलों में भी पाठ्यक्रम और परीक्षाएं आयोजित कराता है। इसका देखिए जो पाठ्यक्रम है, इसका पाठ्यक्रम एनसीईआरटी की पुस्तकों के पालन के आधार पर बनाया गया, यानी ये एनसीईआरटी की पुस्तकों को फॉलो करता है। और यह विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं जैसे जेई, नीट इत्यादि के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। जो स्टूडेंट इस तरह की परीक्षाओं का तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए बैकग्राउंड के रूप में जो है इसका सिलेबस बहुत काम का होता है। इसका देखिए फोकस कहाँ पर होता है, तो यह विज्ञान और गणित जैसे विषयों पर ज़्यादा जोर देता है और इसका पाठ्यक्रम अच्छी तरह से संरचित होता है। यानी इसका जो पाठ्यक्रम होता है मैथ और साइंस का, वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है और इसी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मान्यता के रूप में देखिए इसकी डिग्री को भारत के लगभग सभी शैक्षिक संस्थानों में मान्यता मिलती है, यानी इसके द्वारा दिया गया जो सर्टिफिकेट होता है भारत के हर संस्थान में मान्यता दी जाती है। अब देखिए दूसरा है आईसीएससी, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यह भी एक प्रकार का देखिए राष्ट्रीय बोर्ड है। देखिए आईसीएससी एक और लोकप्रिय राष्ट्रीय बोर्ड है जिसे सीआईएससी, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के द्वारा संचालित किया जाता है। इसका पाठ्यक्रम देखिए क्या होता है, इसका पाठ्यक्रम विस्तृत और समग्र होता है, जिसमें भाषा, कला, विज्ञान जैसे सभी विषयों पर बराबर ध्यान दिया जाता है। यानी इसका पाठ्यक्रम और भी विस्तृत होता है और भी समग्र होता है। शिक्षण विधि देखिए क्या होता है, यहाँ पर भी रटने के बजाय छात्रों के विश्लेषणात्मक कौशल और गहन ज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है। कठिनाई स्तर यहाँ पर देखिए कैसा होता है, तो यहाँ पर सीबीएसई की तुलना में पाठ्यक्रम जो है कुछ हद तक अधिक कठिन माना जाता है, जिससे छात्रों में गहन समझ विकसित हो जाए। इसका सिलेबस जो है सीबीएसई के सिलेबस से थोड़ा कठिन है। ठीक, अब आते हैं राज्य बोर्ड पर। देखिए विभिन्न प्रकार के स्टेट बोर्ड, तो प्रत्येक राज्य में देखिए अपना एक स्टेट बोर्ड होता है। जैसे आप लोग अगर यूपी में पढ़े होंगे तो आप लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़े होंगे, कोई स्टूडेंट महाराष्ट्र में पढ़ा होगा तो महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ा होगा। तो हर राज्य का अपना अपना एक स्टेट बोर्ड होता है, जैसे बिहार बोर्ड, तो हर तरीके से बंगाल बोर्ड, तो ये सब बोर्ड जो होते हैं जो है राज्य स्तरीय बोर्ड होते हैं। देखिए हर राज्य का अपना एक शिक्षा बोर्ड होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का यूपी बोर्ड, राजस्थान का आरबीएससी। इनका पाठ्यक्रम देखिए क्या होता है, इनका पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली राज्य की क्षेत्रीय और शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाती है। यानी जो एनसीईआरटी है, जो सीबीएसई है, सीआईएससी है, उसका पाठ्यक्रम कैसा होता है, पूरे नेशनल लेवल का होता है। और इनका जो पाठ्यक्रम होता है क्षेत्रीय होता है, यानी जिस तरीके की क्षेत्र में राज्य में जरूरत हो शिक्षा की उस तरीके का होता है। इसमें राज्य के इतिहास, संस्कृति और क्षेत्रीय भाषा को अधिक प्राथमिकता दी। यानी आप जब किसी भी स्टेट बोर्ड में पढ़ेंगे तो उनकी किताबों में वहाँ के इतिहास को, वहाँ की संस्कृति को और क्षेत्रीय विशेषताओं को महत्व दिया जाता है। जबकि आप किसी राष्ट्रीय बोर्ड में पढ़ेंगे तो वहाँ पूरे देश की जो है संस्कृति, इतिहास और जो जरूरतें हैं उनको वहाँ पर महत्व दिया जाता है। भाषा देखिए आमतौर पर शिक्षण का माध्यम जो राज्य की क्षेत्रीय भाषा होती है वो होती है। अगर देखिए कोई जो बच्चा है अगर महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ रहा है तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा मराठी होगी तो उसको महत्व दिया जाता है। उसी प्रकार अगर कोई बंगाल में पढ़ रहा है तो उसको बंगाली में, तो इस तरीके से वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा को महत्व। लेकिन कुछ स्कूलों में देखिए अंग्रेजी का विकल्प भी उपलब्ध होता है, यानी वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी में भी शिक्षा प्रदान की जाती है। फोकस इसका देखिए क्या होता है, तो राज्य बोर्ड से पढ़कर छात्र अपने राज्य में उच्च शिक्षा और स्थानीय नौकरियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। यानी कोई स्टूडेंट स्टेट बोर्ड में पढ़ता है तो अपने राज्य के लिए जो विभिन्न प्रकार की नौकरियां हैं उनके लिए काफ़ी सूटेबल होता है और बेहतर होता है। ठीक, देखिए अब ये जो विभिन्न प्रकार के बोर्ड हैं इनके बीच में मुख्य अंतर क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने अभी 3 प्रकार के बोर्ड के बारे में पढ़ा। एक है अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड, दूसरा है राष्ट्रीय बोर्ड और तीसरा है राज्य बोर्ड। तो इनमें देखिए बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। पाठ्यक्रम के आधार पर देखिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड जो है वैश्विक मानक, व्यापक और रिसर्च आधारित होता है। राष्ट्रीय बोर्ड देखिए क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी पर आधारित होता है और प्रतियोगी परीक्षाओं पर यह केंद्रित होता है। अपने देश में जितनी भी बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सब तरह की बोर्ड के लिए इस किताबों को उपयोग किया जाता है। राज्य बोर्ड देखिए क्या होता है, राज्य विशेष, क्षेत्रीय इतिहास और संस्कृति पर ध्यान देता है। फोकस के आधार पर देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, यह आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान पर जोर देता है। यह देखिए विज्ञान और गणित पर ज़्यादा जोर देता है और संरचित शिक्षा प्रदान करता है। इसका देखिए सैद्धांतिक ज्ञान और राज्य के मानक पर जोर होता है।
मान्यता देखिए, इसकी मान्यता पूरी दुनिया भर में विदेशों में शिक्षा के लिए अच्छी होती है। यह भारत के सभी संस्थानों में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है और यह मुख्य रूप से राज्य के भीतर स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अनुकूल होता है। कठिनाई का स्तर देखिए, तो यह तुलनात्मक रूप से कठिन और व्यापक होता है। यह आईसीएसई से आसान माना जाता है, सीबीएसई की तुलना में यह आसान हो सकता है। अब भाषा देखिए क्या है, तो यह बहुभाषी शिक्षा पर जोर देता है। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर जोर देता है और यह आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण पर जोर देता है। तो इस तरीके से तीनों बोर्डों के बीच में डिफरेंस था। तो देखिए, ये जो प्रत्येक बोर्ड हैं इनके अपने फायदे और नुकसान होते हैं। छात्र के लिए सबसे सही बोर्ड का चुनाव उसके भविष्य के लक्ष्यों और शैक्षिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। यानी सभी प्रकार के बोर्ड के अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी है। जिस स्टूडेंट की जिस तरीके की आवश्यकता है, जिस तरीके की उसकी उपलब्धता है, जिस तरीके की पहुंच है, वो उस प्रकार के बोर्ड का चुनाव करता है और अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करता है, शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। तो इस तरीके से देखिए, आज मैंने आप लोगों का आपका जो 8वां यूनिट है वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया। अब आप लोग मेरे तरफ से जो है इस सिलेबस के लिए कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों को अपने से इन सबको पढ़ना है और आप लोगों को आपकी आगामी परीक्षा के लिए मेरे तरफ से शुभकामनाएं, इस पेपर के लिए भी शुभकामनाएं। और आप लोग मेरे इस पेपर में अच्छा मार्क्स लेकर आएँ, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि किसी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी भी सेक्शन में, किसी भी पॉइंट पर, तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है और मैं आप लोगों की मदद करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।